जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में संधि का टॉपिक भी सम्मिलित किया गया है। संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी भूमिका बहुत जगह होती है। संधि की भूमिका केवल संधि तक सीमित है ऐसा समझना भूल होगा। संधि सीखने से उपसर्ग स्वतः आप कंप्लीट कर लेते हैं। शब्द शुद्धि का जो टॉपिक चलता है वो भी स्वतः कंप्लीट हो जाता है। और पाठ्यक्रम में डायरेक्टली शब्द शुद्धि शामिल न भी हो तो भी संधि से आपको शब्दों की जो वर्तनी है वो स्पष्टतः समझ में आ जाती है। उसमें भी उसकी भूमिका होती है। और एक लाभ और होता है कि आपका शब्दकोश समृद्ध होता है। कारण संधि शब्द रचना का टॉपिक है। नए शब्दों की रचना होती है। दो शब्द मिलते हैं, वर्णों का, उनके अंतिम और प्रथम वर्ण का मेल होता है, उससे एक नए शब्द की रचना होती है। तो आप उस भाषा के अभ्यस्त भी हो जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोग इसे जटिल समझते हैं क्योंकि बहुत विस्तार के साथ है, बड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत से इसमें विवादास्पद स्थितियां हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, जितनी भी विवादास्पद स्थितियां हैं वो आपकी मजबूती बनेगी, ऐसा हम आपको भरोसा देते हैं। जो भी इसमें विवाद जन्म लेते हैं, उन विवादों से किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, आपका सही हो, ऐसी हम दिशा देने की से कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम संधि पढ़ाते रहें तब तक आप उन विवादों को जो है ना अपने कक्ष के कोने में रख दो, ठीक है। और जब संधि का टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कोई विवाद है ही नहीं ऐसा। तो धैर्य रखते हुए हमें ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक की महत्ता बड़ी है, इसलिए इसको हम प्राथमिकता देते हैं और इसे स्वीकार करते हैं कि पढ़ना तो है ही। इसलिए हम आपको बचने नहीं देंगे, ये पढ़ना ही होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे प्रभु, अब एकदम धैर्य रखना। हाँ, हमारा ये मानना है कि सफलता के जो मंत्र हैं, सफलता के जो मंत्र है उसमें हम हमेशा दो चीजों की बात किया करते हैं। एक तो सहजता और एक नियमितता या निरंतरता। ये दो ऐसे मंत्र हैं जो आपको सफलता के पथ की ओर लेकर के जाते हैं। एक तो सहजता, एक निरंतरता। सहजता क्यों आवश्यक है कि हम पढ़ाई का हौवा न बनाएं, हमारे मन मस्तिष्क को इतना डरा न दें, एकदम सहज रह करके सीखना है। जैसे कई विद्यार्थी होंगे कक्षाओं को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाते हैं बेवजह, उनके पास समय है और उनको आसानी से सीखना है, क्योंकि बहुत तेज गति से आगे बढ़ाते हैं तो तारतम्यता में विश्राम आता है, बाधा पैदा होती है। इसलिए एकदम सहज रह करके हाँ, किसी के कोई निमंत्रण है कार्यक्रम का, 20 मिनट जाकर के आना, ना मेरा समय खराब हो जाएगा। इससे हालांकि अच्छी बात है, आप अपने समय का सदुपयोग करें, लेकिन इससे धीरे धीरे एक आदत विकसित हो जाती है, अधीरता की आदत। अधीर हो जाता है व्यक्ति, बहुत जल्दी व्यग्र हो जाता है। तो ऐसी चीजों से हमें मुक्त रहना चाहिए, व्यग्रता से मुक्त रहना है। और हमें रहना क्या है? सहज रहना है, एकदम सहज। जैसे समुद्र होता है ना, चारों ओर से नदियां आई लेकिन वो अपनी मर्यादा की सीमा रेखा को लांघता नहीं है। उसी प्रकार जब आप जीवन जी रहे हैं तो कई प्रकार के राग, द्वेष, आसक्ति, अनासक्ति, कई विक्षोभ पैदा होते हैं, कई प्रकार के द्वंद्व पैदा होते हैं, कई प्रकार के जीवन के अंदर बाधाएं आती है, कटुता आती है, रागात्मकता आती, कई चीजें आती है। लेकिन आपको एकदम सहज रहना है। और निरंतरता भी अध्ययन के लिए बेहद आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है कि जैसे कई विद्यार्थी होंगे, एक दिन 8 घंटे पढ़ लेंगे, फिर दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ेंगे और फिर 2 दिन पुस्तक ही नहीं देखेंगे, किसी और काम में व्यस्त हो जाएंगे। इसके बजाय प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ लें, प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ लें, 4 घंटे पढ़ लें, पर्याप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन निरंतरता, ये दो मंत्र, और ये भी हम शिक्षकों का ही दायित्व बनता है कि विद्यार्थियों का इस विषय में भी हम मार्गदर्शन करें। सहजता और निरंतरता आप विद्यार्थियों के या हम शिक्षकों के, हम भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहे वही शिक्षक हो सकता है, ठीक है। तो हम सब विद्यार्थियों के जीवन के ये दो मूल मंत्र होने चाहिए, सहजता
और निरंतरता। आगे बढ़ते हैं, आइए आप सब आनंदित रहें और हम बढ़ते हैं आगे। देखना, एक बड़े टॉपिक को हम चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है संधि। क्या नाम होता है? संधि। देखिएगा, यदि संधि शब्द का मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा? समधन धी, समधन धी। और अर्थ क्या होता है? समान रूप से धारण करना। यदि इसके शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो क्या होगा? समान रूप से धारण करना। संधि से आशय क्या है? संधि कहते किसे हैं? भाई, इसकी परिभाषाओं की बात करें तो ये संधि वैसे हिंदी व्याकरण का विषय नहीं है। संधि जो है संस्कृत व्याकरण का विषय है। वर्ण संधानम संधि। संस्कृत व्याकरण से जब वर्णों का मेल होता है, उससे परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। संस्कृत व्याकरण से अडॉप्टेड टॉपिक है। हालांकि समय के साथ हिंदी में आने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। वो संस्कृत व्याकरण के अनुसार तो अनुचित हैं, लेकिन हिंदी में आजकल स्वीकार कर लिए गए हैं। और जो RPSC है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये जो परीक्षाएं कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये उन गलत तथ्यों को सही मानने लग गए। इसलिए बेचारे शिक्षकों की भी मजबूरियां हो गई कि वो उन्हें बताना पड़ता है। खैर, स्वर्ण संधानम संधि, इसकी एक परिभाषा और चलती है, परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता मतलब क्या होगा? वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। मैं एकदम लिख दूं, वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। समीपता का मतलब क्या होगा? भाई, दो शब्द लिख रहे हो, एक शब्द के अंत में कोई वर्ण है और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई वर्ण है, और जब हम उनको एक प्रवाह में उच्चारित करते, संधि होती क्यों है? इस बिंदु पे हम विमर्श करें। जब हम उनको एक साथ उच्चारित करते हैं तो आप देखेंगे उच्चारण में हल्का सा बदलाव आता है। वो बदलाव जो है ना, संधि को गठित करता है। संधि जबरदस्ती की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। संधि स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, अपने आप गठित होती है, और उच्चारण में परिवर्तन के कारण संधि की प्रक्रिया गठित होती है। ये ध्यान रखिएगा आप, संधि क्यों होती है। जैसे भाई, मैंने लिखा लंबा उदर, और इन दो शब्दों को मैं साथ बोल रहा हूं, लंबा उदर, 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 लंबा उदर। ठीक है, तो ये उच्चारण में परिवर्तन के कारण संधि घटित होती है। भाई, जैसे हमने बोला विद्या आलय, ये दो अलग अलग शब्द हैं, एक विद्या है और एक आलय है। संधि की परिभाषा तो आपने बहुत बार स्मरण की है। संधि घटित क्यों होती है समझिएगा। विद्या आलय, विद्या आलय, विद्यालय, 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 विद्यालय। जब एक भाषा के प्रवाह में हम इनको एक साथ उच्चारित कर रहे हैं तो स्वतः परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। और फिर व्याकरण की भूमिका क्या है? व्याकरण मानक रूप निर्धारित करती है। कारण स्वतः परिवर्तन में तो फिर लोगों की मनमर्जी भी चलने लग जाती है, तो उसको एक नियमबद्ध व्यवस्था में बांधा जाता है, और उस नियमबद्ध व्यवस्था को ही तो व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो यह व्याकरण की भूमिका है। फिर कुछ उसको, वो जो स्वतः स्फूर्त गठित होने वाली घटनाएं हैं, फिर उसमें मीन मेख देख करके, गुण दोष देख करके फिर एक नियमों की व्यवस्था बना दी गई, और उस विषय को नाम दे दिया गया क्या? संधि। तो यहाँ जो अष्टाध्यायी में इसकी परिभाषा लिखी महर्षि पाणिनि ने, परह सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। संधि को एक और नाम से उच्चारित किया जाता, संहिता। ठीक है, और एक सहेता शब्द और चलता है संहिता के अलावा। सहेता, सहेता प्रत्याहार को कहा जाता है। ठीक है, सहेता प्रत्याहार को कहा जाता है, और संहिता संधि को कहा जाता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो वर्णों के मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यदि कोई इतना ही कहे कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तो यह आधी अधूरी बात होगी। हाँ, कैसे आधी अधूरी? क्या अनुचित बात होगी, समझिएगा। अपन बड़े आराम आराम से बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा जी, त्वम धन एव, त्वम धन एव, मैं हलंत है और सामने ए है,
तो मैं हलंत में एक ही मात्रा लगी और क्या बना, त्वमेव। लेकिन कोई परिवर्तन तो घटित नहीं हुआ। यहां ये स्वर रहित व्यंजन है और इसमें स्वर मिल गया तो मात्रा लग गई, और त्वमेव अज्जीनम परिणम संयोजम। भाई जैसे मैंने लिखा पाठ धनशाला और क्या बन गया, पाठशाला। अब महाराज इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी ना हो रहा है जी, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैंने लिख दिया जी धर्म धनशाला, क्या बन गया, धर्मशाला। अब इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी ना हो रहा है। मैंने लिखा स्वयं धन एव, स्वयं धन एव, तो मैं में एक ही मात्रा लग गई और क्या बन गया, स्वयमेव। इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, तो इसे संधि नहीं कहेंगे। वर्णों के मेल को संधि नहीं कहेंगे, वर्णों के मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम नाम देंगे संयोग का। इसको हम किसका नाम देंगे, संयोग का। जब वर्णों का मेल हो रहा है लेकिन कोई परिवर्तन घटित नहीं हो रहा तो हम उसे क्या कह देंगे, संयोग कह देंगे। जब संयोग की चर्चा कर रहा हूं तो मैं संयोग के बारे में एक चीज और बताता हूं कि संयोग की एक परिभाषा और चलती है। संयोग किसे कहते हैं, देखना, स्वर रहित व्यंजनों के मेल को भी संयोग कहते हैं। हाँ, व्यवधान रहित व्यंजनों के मेल को भी संयोग कहते हैं। हाँ देखना, हलो अनंतरा संयोग है, हलो अनंतरा संयोग है। जैसे मैंने शब्द लिखा इंद्र, अब इसका वर्ण विच्छेद करूं, मैं अलग अलग करूं वर्णों को। देखना, आप बोलते रहना, चुप मत बैठना, मेरे साथ बोलो। ई प्लस नय प्लस दै प्लस रे प्लस ए। रे में कौन मिला हुआ, ए, बाकी ये दो आधे हैं, ठीक है। अब देखना, इस वर्ण विच्छेद में से मैं ये तो कह सकता हूं ना, तीन व्यंजन एक साथ मिल रहे हैं, उनके मध्य में कोई स्वर व्यवधान पैदा नहीं कर रहा, तो स्वर रहित व्यंजनों के मेल को भी प्रभु क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। समझे? जैसे मैंने एक शब्द लिखा ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द लिखते समय बहुत लोग त्रुटि करते हैं, सह को पूरा लिख देते हैं जबकि सह भी आधा आएगा, ज्योत्सना। अब इसका वर्ण विच्छेद करो, आप बोलना क्या, जय प्लस य प्लस ओ प्लस तय प्लस से प्लस नय प्लस आ। इससे क्या ऑफलाइन वाली फील रहता है, साथ साथ कक्षा में ट्यूनिंग बनी रहती है। अब देख लो इसमें संयोग कहाँ कहाँ हुआ। इसमें संयोग हुआ जय स्वर रहित व्यंजनों का मेल है, तय से नय स्वर रहित व्यंजनों का मेल है, तो ये इसमें दो जगह क्या गठित हो गया, संयोग हो गया। ठीक है, तो हम संयोग की एक परिभाषा और दे सकते हैं, स्वर रहित व्यंजनों का मेल। स्वर रहित व्यंजनों का मेल भी क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। यह व्यवस्था भी महर्षि पाणिनि ने दी थी। हलो अनंतरा संयोग है, अजविख्य वहिता हल है संयोग संज्ञा शु। खैर आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा किसकी कर रहे थे, संधि की। तो वर्णों के मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि मानी समझौता, और समझौता हमेशा कुछ शर्तों पर गठित होता है। भाई पहले जैसे दो राजा वगैरह लड़ते थे, लड़ने के बाद उनमें एक समझौता होता था कि लड़ाई कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, कि भाई देख मेरी सेना भारी पड़ रही है, तेरी कमजोर पड़ रही है, इतना इलाका मुझे सौंप दे, ठीक है, इतना इलाका सौंप दे, या इतना राजस्व दे देना, या मेरे दरबार में उपस्थित होना, वरना तेरी बेटी से ब्याह करा दे तो ये युद्ध विराम कर दूं मैं। ऐसा कुछ वो परिवर्तन होता, उस परिवर्तन के साथ युद्ध विराम होता, वो परिवर्तन संधि कहलाता। और यदि उस परिवर्तन की शर्तों को कोई तोड़ता तो फिर कहते थे ना, उसने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया, मतलब संधि शर्तों पर घटित हो रही है। तो वर्णों के मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि को संहिता शब्द से भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और यदि वर्णों के मेल के कारण कोई परिवर्तन ना हो तो उसे संधि नहीं बल्कि क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। और संयोग के बारे में हमने एक बात और जानी, वो क्या थी कि स्वर रहित व्यंजनों के मेल को भी क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं संधि के भेदों की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, संधि के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। आप सबको मालूम है संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, बोलना आप स्वतः वहां बोल, आपकी आवाज निकल जाए। हाँ जी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो समझ लीजिए आप कक्षा के साथ एकनिष्ठ हैं। व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी है, विसर्ग संधि।
कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। हालांकि एक आचार्य हुए हैं, एक व्याकरण हुए हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। व्याकरणम अधियति विदन्ति वा इति व्याकरण। जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द में ऐसे प्रश्न कर लिए जाते हैं और व्याकरणाचार्य जैसा विकल्प दे देते हैं, विद्यार्थी चिन्हित कर देते हैं और उत्तर गलत हो जाता है। तो एक व्याकरण हुए हैं कौन? श्रीमान भट्टोजी दीक्षित। क्या नाम है? श्रीमान भट्टोजी दीक्षित। श्रीमान भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया? संधि के 5 भेद मान लिए थे। कितने भेद मान लिए थे? 5 भेद। उन्होंने 2 और भेदों की चर्चा कर दी थी, एक तो स्वादि संधि और एक प्रकृति भाव संधि। 2 संधियों की चर्चा और करके संधि के 5 भेद कर दिए थे। फिर एक विद्वान हुए श्रीमान वरदराज आचार्य। कौन हुए? श्रीमान वरदराज आचार्य, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उन्होंने क्या किया? स्वादि संधि को विसर्ग संधि का भेद माना और प्रकृति भाव को स्वर संधि का भेद माना और वापस संधि के कितने मुख्य भेद मान लिए? 3 भेद मान लिए। तो हम यहाँ संधि के कितने भेद पढ़ते हैं? 3 भेद पढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? स्वर संधि की चर्चा कर रहे हैं। देखो, स्वर संधि में केवल एक स्थिति होती है। क्या? स्वर प्लस स्वर। केवल एक स्थिति होती है। क्या? स्वर प्लस स्वर। देखो, कक्षा में चलते चलते कुछ बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है जो नोट्स में नहीं होती है, और कई बार ऐसा होता है कि नोट्स में होती, कक्षा में नहीं होती। इसलिए कक्षा के अंदर पूर्ण मनोयोग के साथ आप लोग बैठा कीजिए और एक कॉपी पेन रखा कीजिए कि आपके पास पॉज करने का विकल्प है, रिवर्स करने का विकल्प है, फॉरवर्ड करने का विकल्प है। तो उनको नोट डाउन करते रहिए। भाई कक्षा पढ़ा रहे, फ्लो में कई बातें मस्तिष्क में नहीं आ जाती, बता दी जाती, वो नोट्स में शामिल कई बार छूट जाती है। और कई बार कक्षा में कुछ, बाय द वे, कोशिश करते हैं कि सब कुछ आ जाए, ठीक है, लेकिन कुछ छूट जाए, वो नोट्स में मिल जाए। इसलिए आप थोड़ा सा जो है ना सजग रहिए। इसलिए सजग शब्द में बहुव्रीहि समास माना जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्वर प्लस स्वर होगा तब कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में एक स्थिति तो होती है। क्या? व्यंजन प्लस व्यंजन। एक स्थिति तो क्या होती है? व्यंजन प्लस व्यंजन। और एक स्थिति होती है स्वर प्लस व्यंजन और एक स्थिति होती है व्यंजन प्लस स्वर। भाई, या तो व्यंजन व्यंजन का मेल होगा या स्वर व्यंजन का परस्पर मेल होगा, और उस मेल से जो विकार होगा उसे हम व्यंजन संधि नाम दे देंगे। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में 2 स्थितियां बनती हैं। या तो विसर्ग के बाद स्वर आता है, या तो विसर्ग के बाद स्वर आता है, और या विसर्ग के बाद व्यंजन आता है। या तो विसर्ग के बाद स्वर आता है या विसर्ग के बाद व्यंजन आता है। उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि नाम देते हैं। तो संधि के 3 भेद हो गए और कुल मिलाकर के 6 स्थितियां हैं ये। स्वर प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। तो कुल मिलाकर के इस पूरे टॉपिक में हम इन 6 स्थितियों का अध्ययन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ कौन सी संधि की? स्वर संधि की चर्चा करेंगे। परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो क्या होगी? स्वरों के मेल के कारण, स्वरों के मेल के कारण होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहेंगे? हम स्वर संधि कहेंगे। अब देखो, स्वर संधि के भेदों की बात करें तो हम हिंदी भाषा में स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद स्वीकार करते हैं? 5 उपभेद स्वीकार करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? देखना, वो कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ये 5 भेद हम स्वीकार करते हैं। अब देखो, संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के 8 भेद स्वीकार किए जाते हैं। वो 3 अन्य भेद कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा करते हैं अपन। एक पूर्व रूप संधि, एक पररूप संधि और एक प्रकृति भाव संधि। कुल मिलाकर के 8 भेद स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पूर्व रूप और पररूप के उदाहरण हमारे हिंदी में भी चलते हैं, प्रकृति भाव के उदाहरण अपने हिंदी भाषा में नहीं चलते हैं। पूर्व रूप पररूप के उदाहरण चलते हैं, लेकिन
कई बार कई बच्चे होते हैं ना, कक्षा को आगे बढ़ा करके भाग जाते हैं कि ये संधि की परिभाषा है, समझा रहे चलो आगे, कई चीजें छूट जाती है। देखना, पूर्व रूप पररूप स्वर संधि के भेद हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में स्वर संधि की मुख्यतः 5 भेद ही स्वीकार किए जाते हैं, इनको अलग से नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन पूर्व रूप और पररूप संधि के उदाहरण जरूर हिंदी में चलते हैं, और फिर उन्हें हम अपवाद कह करके पढ़ते हैं। क्या कह करके पढ़ते हैं? अपवाद। वो हम हिंदी में तो हम उन्हें अपवाद कह करके पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में नियमों के अनुसार वो परिवर्तन होता है और उन संधियों का नाम होता है पूर्व रूप और पर रूप, लेकिन हिंदी में हम उन्हें अपवाद कह करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रकृति भाव संधि के उदाहरण अपने हिंदी में नहीं चलते हैं, लेकिन पूर्व रूप पर रूप के उदाहरण कई जगह प्रचलन में है। प्रचलन में नहीं, बहुत से पररूप के तो काफी उदाहरण चलते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, और उन्हें अपवाद कह करके आपको मैं स्वर्ण रखने के लिए कहूंगा। तो मुख्य भेद स्वर संधि के कितने? 5। कौन कौन से बोलो? दीर्घ, यण, अयादि, गुण, वृद्धि। अब सबसे पहले हम कौन सी संधि देखेंगे? दीर्घ संधि देखेंगे। देखो, बड़े आराम आराम से, पता ही नहीं चलेगा आपको 1 घंटा कब बीत गया। बड़ी मस्ती के साथ हमें जुड़े रहना कक्षा के साथ। कौन सी संधि भैया? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मानी बड़ा, दीर्घ मानी बड़ा। जब हम स्वरों का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था दीर्घ स्वर हमने किसको नाम दिया था? दीर्घ संधि स्वर हमने किसको नाम दिया था? ए प्लस ए से आ बना था, ई प्लस ई से ई बना था, उ प्लस उ से उ बना था, उसको हमने दीर्घ संधि स्वर नाम दिया था। समान स्वरों के मेल से जो बन रहे थे, तो वही स्थितियां होंगी, समान स्वर मिलेंगे और उनके मेल से दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे इसमें 3 स्थितियां होती है। ए या आ का, ए या आ के साथ मेल हो तो हमेशा क्या बनता है? आ बनता है। ए या आ का ए या आ के साथ मेल हो तो हमेशा क्या बनता है? आ बनता है। ई या ई का, आप बोला करो मेरे साथ साथ, वहां बैठ करके बोलो। ई या ई का, ई या ई के साथ मेल होता है तो हमेशा क्या बनता है? ई बनता है। ठीक है, उच्चारण कौशल में सुधार होगा। ठीक है, जब हमें वर्तनी का ज्ञान होगा, मात्रा का ज्ञान होगा। भाई इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसकी वर्तनी तो ये होगी। ठीक है, मात्रा और वर्तनी में अंतर होता है। मात्रा किसको कहेंगे? वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहेंगे। तो इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है, ई। और वर्तनी क्या है? उसको व्यक्त करने का जो चिन्ह है, ई की चिन्ह ये होता है, अपन लोकल भाषा में बोलते ये है कि ई की मात्रा ये है, ई की मात्रा नहीं, ये ई की वर्तनी है। मात्रा क्या है? ई। ये दुगुना जो समय लग रहा है उसको मात्रा बोलेंगे। सामान्यतः लोग इनको एक समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। मात्रा मानी वर्णोच्चारण में लगने वाले कालमान को, वर्णोच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। और वर्तनी किसे कहेंगे? किसे कहेंगे वर्तनी? किसी भी भाषा के शब्दों को वर्णों के माध्यम से व्यक्त करने की जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे? वर्तनी कहेंगे। मात्रा का संबंध समय से है और वर्तनी का संबंध लेखनी से है। ठीक है, वर्तनी का संबंध लिपि से है, इसे अक्षरी भी कहते हैं, उर्दू में इसे हिज्जे कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति, उ या उ का, उ या उ के साथ मेल हो तो क्या बनेगा? ऊ। क्या बनेगा? ऊ बनेगा। अब री या री का, री या री के साथ मेल हो तो भी री बनता है, लेकिन दीर्घ री का अपने हिंदी में विधान नहीं है तो अपन उसका अध्ययन भी नहीं करेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जो अपने चलता है। तो ये कुल मिलाकर के कितनी स्थितियां हो गई? 3। और यदि कुल की बात करूं तो ये स्थितियां हो गई 12 स्थितियां हो गई। कैसे भाई? छोटा प्लस छोटा, छोटा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस छोटा, बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। तो 1 में 4 है तो 4 गुणा 3 बराबर 12 स्थितियां हो गई। और इन 12 स्थितियों का अध्ययन हम कौन सी संधि में करते हैं? दीर्घ संधि में करते हैं। कि समान स्वरों का जब मेल हो, सजातीय स्वरों का जब आपस में मेल हो तो दीर्घ बनता है। यहां मैं सजातीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे इस संधि का सूत्र क्या था उसको मैं हल्का सा यहां व्याख्यायित करूं। इस संधि का सूत्र ये होता, अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह सवर्णे दीर्घ है, यह सूत्र होता है इस संधि का। अब अक क्या है? अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार है, महर्षि पाणिनि के सूत्रों से इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन अपन यहां सीधे तौर पे देख लेते हैं, इसे इतने लंबी व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं। कि ए या आ का, ए या आ के साथ मेल हो तो हमेशा क्या बनता है? आ बनता है। ई या ई का, ई या ई के साथ मेल हो तो हमेशा क्या बनता है? ई बनता है। उ या उ का, उ या उ के साथ मेल हो तो हमेशा क्या बनता है? उ बनता है। अब देखना,
विद्यार्थी कहेंगे गुरुदेव संधि के नियम तो हमें पता है, लेकिन हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? देखो, मैं ये नहीं बताता तो भी आपको पता था कि दीर्घ संधि का सूत्र ये होता है, आपको अच्छी तरह से पता था, लेकिन फिर भी बहुत से उदाहरणों में त्रुटि हो जाती है। उसका कारण क्या है? हम कुछ गिने चुने उदाहरण पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। क्या राम प्लस अवतार रामावतार, कृष्णावतार कृष्ण प्लस अवतार, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, हिमालय हिमधन आलय, हिमाद्री हिमधन अद्री, दीपावली दीपधन अवली, अरावली अरधन अवली, ऐसे कुछ गिने चुने उदाहरण पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। अग्निश अग्निधन ईश, बुद्धिश बुद्धिधन ईश, वारिश वारिधन ईश, कुछ गिने चुने उदाहरण पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही नया शब्द आता है तो घड़ी की तीनों सुइयां इकट्ठी होकर के ऊपर की ओर हो जाती है। कितने बजते हैं? 12। और देखो उसमें भी मैंने बोल तो दिया वारी धन ईश, लेकिन मैं यदि विद्यार्थियों को लिखने के लिए दूं तो आधे वारी में मात्रा, वो आधे छोटी ई का प्रयोग करेंगे और आधे बड़ी ई का प्रयोग करेंगे, वहां त्रुटि होती है। तो अब विद्यार्थी कहेंगे सर इस वर्तनी का हमें ज्ञान कैसे हो? लोकल भाषा में मात्रा कहते हैं, वर्तनी बोलूंगा आपको अटपटा लगेगा। इस मात्रा का हमें ज्ञान कैसे हो? ठीक है, अरे भाई जैसे मैं अभी सीकर से पढ़ा रहा हूं तो सीकर में मात्रा बड़ी आएगी छोटी आएगी, किसने बताया? बड़ी आएगी जी, बार बार लिखते रहे तो हमने देखा है इसमें मात्रा बड़ी है। वही बात यहां लागू होगी। शब्द आपके लिए यदि अपरिचित है, आपने उस शब्द का पहले कभी प्रयोग नहीं किया, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका वो सही लिखा जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। भले आपको संधि के नियम मुख जबानी याद क्यों ना हो, भले आपके हृदयस्थ हो, कंठस्थ हो, बुद्धिस्थ हो, हृदयंगम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो शब्द आपके लिए अपरिचित है, यदि आप उस शब्द से पहले मुखातिब नहीं हुए हैं, तो आपका उत्तर गलत होने वाला है। इसलिए हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। नियम बस इतना सा, ए आ का ए आ के साथ मेल हुआ तो आ बना, ई का ई के साथ मेल हुआ तो ई बना, यही ऊ का विधान हो गया। लेकिन यदि हमें पता नहीं कि इसमें छोटी लगानी कि बड़ी लगानी है, वधुत्सव वधूदन उत्सव, अब वधु में ऊ बड़ा है कि छोटा है, उत्सव में ऊ छोटा है कि बड़ा है, यदि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किए हुए, हम नहीं लिखे हुए, यदि हम उनका उच्चारण अशुद्ध करते हैं तो फिर हम गलत ही लगाएंगे। वधु ऊ दीर्घ है तो हमें वहां दुगना समय लगाना है, वो आदत में विकसित करना होता है। कई बच्चे, बहुत से बच्चे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, गुरुदेव मात्राओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा। हालांकि वहां बोलना चाहिए वर्तनी का ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन मात्राओं का ज्ञान नहीं हो रहा। सामान्यतः एक समझते, कोई बात नहीं, ठीक है, तो कैसे करें? अरे भाई आप पुस्तकें पढ़ते समय अक्षरों की बनावट पर ध्यान दीजिए, शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। शब्द की रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 चीजें आती है तो 60 से 70% जो नए शब्द बनते हैं, जो यौगिक शब्द बनते हैं, उनकी वर्तनी का तो आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन रूढ़ शब्दों की वर्तनी का ज्ञान तो आपको पढ़ते पढ़ते ही होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ो और ध्यानपूर्वक बोलो। अरे भाई आप अतिशयोक्ति बोलोगे तो अतिशयोक्ति ही लिखोगे, जबकि होता कि अतिशयोक्ति, श पूरा होता उसमें, तो पूरा बोलो। आप द्वारिका बोलोगे तो द्वारिका ही लिखोगे, होता तो द्वारका है, इसलिए उसको शुद्ध बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें उसका शुद्ध प्रयोग करना सीखना होगा। हम आदत में शुद्धता, शिक्षक का आदर्श होता शुद्धता का आदर्श, ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना होगा। इस ऑनलाइन मॉड्यूल में जितने उदाहरण मैं दे सकता हूं मैं दूंगा। हाँ, मैं आपको अभ्यास करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। चाहे तो 3-4 कक्षाओं में पूरी संधि के नियम व्याख्यायित करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके वो जो नोट्स मिलने वाले हैं उनमें भी काफी उदाहरण लिखे हुए होंगे। उनमें जो छूटेंगे वो यहाँ ले लेंगे, यहाँ जो छूटेंगे वो वहाँ। बहुत से उदाहरण में देने की कोशिश करूंगा। अब आप क्या कब सोल्व करेंगे, उसके लिए आप एक ध्यान रखना, कॉपी पेन लेकर के बैठो इस कक्षा में। हमें अपना हित साधन करना है, हमें सीखना। करना क्या है, मैं उदाहरण बोर्ड पर लिखूंगा, जैसे ही उदाहरण बोर्ड पे लिखूं आप वीडियो को पॉज कर दो, पहले उन्हें सोल्व करो, फिर वापस वीडियो चला लो, ठीक है। मैं तो क्रमबद्ध तरीके से उनके उदाहरण भी लिखूंगा, फिर उनके उत्तर भी देते हुए चलूंगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, उनको सोल्व करना, फिर वीडियो आगे बढ़ाना, फिर अपना गलतियों को चेक करते हुए जाना है। जहां गलती हो वहां राउंड लगाना है, ऐसा नहीं सुधार करना, राउंड लगाना, फिर सही लिखना है, ताकि आपका ध्यान उसी शब्द पे जाए जो गलत हुआ है। अरे भाई जो आपका विश्व सही हो रहा है वो तो बाद में भी सही होगा। जब पन्ना पलटो तो सीधी दृष्टि वहीं जाए। नोट्स को छोड़िए, आप संधि के नोट्स को ले लीजिए, देख लीजिएगा, भले मत देखिएगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप मेरे साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शब्दों का अभ्यास कीजिए। जितना संभव होगा, जितना समय की मर्यादा मुझे अनुमति देगी मैं करवाता हूं, लेकिन जरूरत रहेगी आपकी सजगता की। आगे बढ़ता हूं, इसके 2-3 उदाहरण समझाता हूं पहले, फिर मैं आपसे हल करवाऊंगा। देखना इधर,
पहले इसको हम सीखते हैं। देखना, एक सरल सा उदाहरण लिया मैंने, हिम धन अद्रि। इसके मैकेनिज्म को सीखते हैं और परीक्षा में एक एक प्रश्न बहुत महत्व रखता है, एक एक प्रश्न बहुत महत्व रखता है। हिम धन अद्रि, मैं को हलंत किया तो बाहर क्या निकला? ए। हलंत का मतलब उससे स्वर बाहर निकल गया है और सामने भी कौन है? ए। अब ए और ए दोनों का मेल करवाया तो क्या बना? आ। ए दोनों के मेल से क्या बनता है? आ बनता है। इधर कौन लिखा हुआ है? हिम। मैं हलंत है, ए बाहर निकालने से मैं आधा हो गया था। एक एक चिन्ह का ध्यान रखना है। इधर कौन है? द्रि है। अब मैं में आ की मात्रा लगी तो क्या बना? मा। आगे कौन है? द्रि, तो क्या बन गया? हिमाद्री। क्या बन गया? हिमाद्री। ठीक है। और जैसे एक उदाहरण अपन ई का भी लेते हैं, श्रीधन ईश। श्रीधन ईश, देखना, श्रेय को हलंत किया, बाहर क्या निकला? ई। क्या निकला? ई। आगे भी कौन है? ई। ई और ई दोनों का मेल करवाया तो क्या बना? ई। भाई दीर्घ प्लस दीर्घ भी दीर्घ ही होगा। इधर कौन है? श्रेय और इधर कौन है? शय। श्रेय में ई की मात्रा लगी तो क्या हुआ? श्रीश। क्या हो गया? श्रीश। ठीक है। एक ऊ का उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने कहा विधुधन उदय। विधुधन उदय, देखना, ध को हलंत किया, बाहर क्या निकला? उ। सामने भी कौन है? उ और उ दोनों का मेल करवाए क्या बना? ऊ। क्या बना? ऊ। इधर कौन है? विध और इधर कौन है? दया। अध्याय में उ की मात्रा लगी और क्या हो गया? विधुदय। क्या हो गया? विधुदय। अब इसको कोई विधुदय बोलता है तो गलत उच्चारण है। ये क्या बना? विधुदय। वो दीर्घ है, हाँ, ध्यान रखना। तो ये है व्यवस्था और आप पूरे 4 लाइनों में हल करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे की ऐसे हल कीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए कोई परीक्षा है, इतने बड़े टॉपिक में से एक ही प्रश्न आए, प्रश्न का महत्व क्या समझना, और वही गलत हो जाए तो हो गए बाहर एग्जाम से। ठीक है, इसलिए एक एक प्रश्न का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, ये हिमधन अद्रि। अद्रि कहते हैं पर्वत को। देखो मैं कह रहा था ना शब्दकोश भी समृद्ध होगा। हिम मानी बर्फ, तो बर्फ का पर्वत हिमाद्री। हिमाद्री किसका पर्याय हो गया? हिमालय का। इसका हो गया? हिमालय का। अब हिमालय का खुद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम धन आलय, और आलय मानी क्या होगा? घर होगा। श्री, श्री मानी क्या होता है? श्री मानी होता है लक्ष्मी, और ईश मानी क्या होता है? स्वामी। तो लक्ष्मी के स्वामी कौन हो गए? विष्णु। कौन हो गए? विष्णु। देखो कितने नए शब्द आ जाएंगे आपके पास। विधु, विधु किसका नाम है? विधु चंद्रमा का नाम है, तो विधुदय किसको कहेंगे? चंद्रोदय को कहेंगे। अब मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और आपने कहा कि विधुदय हुआ, तो एक नया शब्द होगा, नए शब्द का नया प्रभाव होगा। चंद्रोदय हुआ, सामान्य शब्द होगा। खैर समझे आप इस बात को कि ए या आ का, ए या आ के साथ मेल होगा तो हमेशा आ बनेगा। ई या ई का ई या ई के साथ मेल होगा तो हमेशा ई बनेगा। उ या उ का उ या उ के साथ मेल होगा तो हमेशा उ बनेगा। अब मैं इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूं और सबसे पहले इसकी पहली पोजीशन के उदाहरण दे रहा हूं। देखना, ए प्लस ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ, इनका क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। अब देखना मैं इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूं। आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और इसको एकदम ऑफलाइन की तरह हल कीजिए। लिखना चालू कर दीजिए आप। तो आप लिखना आरंभ कर दीजिए। कुछ बच्चे आलसी हो सकते हैं कि हाँ गुरुजी उत्तर तो बताएंगे, साथ साथ करते चलें, वो सीख नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। वो सीख नहीं पाएंगे, सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि केवल इतने ही उदाहरणों से पार नहीं पड़ेगी, आपको अपने स्तर पे और भी उदाहरण हल करने पड़ेंगे। एक बार हल कीजिए।
अब हल करने के लिए आप वीडियो पॉज कर दीजिए, हल कीजिए, मैं तो तुरंत उत्तर बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। और बाद में आप स्वयं का आकलन कर लीजिए। व्यक्ति जो स्वयं का आकलन करता है हमेशा ही आगे जाता है। पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन स्वयं से नहीं। वीडियो पॉज कीजिए और उत्तर देखिए। प्राचार्य, प्राचार्य का क्या होगा? प्रधन आचार्य। प्राध्यापक का क्या होगा? प्रधन अध्यापक। प्रार्थी का क्या होगा? अब बोलो वहां, चुप मत रहना। प्रार्थी, प्रधन अर्थी। संग, सैधन अंग। सावयव, बोलो क्या होगा? सैधन अवयव, सैधन अवयव। सानुरोध क्या होगा? सैधन अनुरोध। सार्थक क्या होगा? सैधन अर्थक। उपागम क्या होगा? उपधन आगम, उपधन आगम। उपार्जन क्या होगा? उपधन अर्जन, उपधन अर्जन। पुरावशेष क्या होगा? पुरधन अवशेष? जी नहीं, क्या होगा? पुराधन अवशेष। क्या होगा? पुराधन अवशेष। हो गई गड़बड़ कई विद्यार्थी होंगे। अब सुनो, मैं समझाना क्या चाहता हूं। पूर्व प्लस अवशेष करने से भी पुरावशेष तो बन जाएगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। पुरा एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता पहले। पुरमानी तो होता नगर और पुरामानी क्या होता? पहले। और पहले के अवशेषों को पुरावशेष कहा जाता है। जो पुराने अवशेष होते हैं ना, उनको पुरावशेष कहते हैं। अब देखना, तो हमें यदि ये अर्थ नहीं पता, हमें इस शब्द का मालूम नहीं, तो हमारा ये उत्तर गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर जब एग्जाम में देगा तो पूर्व प्लस अवशेष तो पहले विकल्प में ही देगा, चौथे में पूरा प्लस अवशेष लिखेगा। अब पूरा से तो अपरिचित ज्यादातर रहेंगे, पूर्व प्लस अवशेष सब कर देंगे, गलत हो जाएगा। और जो दुनिया ने गलत किया आपने सही किया, तो आप भीतर आ जाएंगे, वरना बाहर तो रहना ही होता है ज्यादातर को। समझे आप इस बात को? अब देखना, यहां आपने प्रा क्यों नहीं किया? कोई कहे कि गुरुदेव आपने यहां पूरा क्यों किया, तो मैं आपसे पूछूं आपने यहां प्रा क्यों नहीं किया? एकदम छोटी सी बात पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे साहब प्र एक उपसर्ग है, प्र एक उपसर्ग है। मैं पूछूं आपने यहां सैधन अनुरोध क्यों किया, अनुरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि सैधन अनुरोध करोगे तो भी बनेगा तो सानुरोध। लेकिन आप कहेंगे गुरुदेव अनुरोध कोई शब्द नहीं होता, अनुरोध होता है। ठीक है, मतलब आप शब्द की सार्थकता का ध्यान रख रहे हैं, तभी तो आपने ये किया। अब आपको इन शब्दों की सार्थकता पता है और इसकी नहीं पता, तो ये गलत हो गया। हाँ, कईयों को पता होगी, उनका सही भी हुआ होगा। समझे? ठीक है, तो हम यहां उलझ जाएं ऐसा नहीं। आपने इतने सही किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि आपने शब्दों से परिचित है। और मान लीजिए बाय द वे कुछ का ये गलत हुआ, वो इसलिए हुआ है कि इसके अर्थ से अनभिज्ञ थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने इतने सही किए, एक गलत हुआ। मान लीजिए एक गलत हुआ, तो वो एग्जाम में भी तो हो सकता है। नियम तो आपको पता है, तभी तो आपने इतने सही किए। लेकिन एक गलत हो गया और वही एग्जाम में आ गया, तो हो गया ना त्रिगढ़धा तिगढ़धा गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हमें अधिकाधिक अभ्यास करना होगा, कोई भी शब्द हमारी नजरों से छूटे ना। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कह रहा था, संधि के साथ साथ उपसर्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये सब उपसर्गों के उदाहरण थे। अब मैं कुछ सामान्य उदाहरण आपको और सौंपता हूं, देखना। आप पेन कॉपी लेके लगे रहो। अपने को अपनी मस्ती में पढ़ना है, अपने को सीखना अपना उद्देश्य है। ठीक है, सीखना अपना उद्देश्य है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, बड़े सरल सरल से उदाहरण दे रहा हूं। दीपावली, अरावली, हंसावली, मुक्तावली, विद्यालय। बड़े सरल सरल उदाहरण दे रहा हूं, फिर सरल से जटिल की ओर चलेंगे। मैं बढ़ाता जाऊंगा एक उदाहरणों की संख्या भी और उनकी उत्कृष्टता भी। विद्यार्थी, ज्ञानार्थ, सेवार्थ, विद्याश्रम, ज्ञानार्जन, स्वानुभूति, सहानुभूति, रागानुराग,
रामानुज। बड़े सरल उदाहरण दिए ताकि आपका आत्मविश्वास जन्म ले, फिर देखते जाना। मैं जो दे रहा हूं उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आपके इस भ्रम को निकालना चाहता हूं कि नियम सीख लेने से संधि सीख ली जाती है, वो निकालना चाहता हूं। अब आप, मुझे लगता है इन सब के उत्तर सही करने वाले हैं, लेकिन करना वीडियो पॉज करके करना और अब उत्तर देखना, फिर बाद में पूरा करने के बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाना। दीपावली, दीप धन अवली, दीप धन अवली, अवली मानी पंक्ति, दियों की पंक्ति को दीपावली कहते हैं। अरावली, अरधन अवली, हंसावली, हंस धन अवली, और मुक्तावली, मुक्ता धन अवली। अब कईयों का गलत हो गया होगा, उन्होंने किया होगा मुक्त धन अवली मुक्तावली, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुक्त मानी स्वतंत्र और मुक्ता मानी मोती, मोतियों की पंक्ति को मुक्तावली कहते हैं। अब आप कहोगे गुरुदेव मुक्त धन अवली करने से भी मुक्तावली तो बन रहा है, तो मैं आपको कहूंगा अरा प्लस अवली करने से भी अरावली बन रहा है, दीपा धन अवली करने से भी दीपावली बन रहा है। आपने दीपा क्यों नहीं लिखा, दीप क्यों लिखा? तो आप कहोगे दीप से दिया अर्थ आ रहा है, दीपक अर्थ आ रहा है, तो मैं भी कहूंगा मुक्ता से मोती अर्थ आ रहा है। मतलब शब्द की सार्थकता का हमें ध्यान रखना होता है। बड़ा सरल शब्द है, लेकिन कईयों का गलत हो जाता है। विद्यालय, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं, विद्याधन आलय, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। अर्थी मानी होता है इच्छुक, अर्थी मानी होता है इच्छुक। और एक शब्द चलता है ना अर्थी, उसका अर्थ होता है शव वाहन है, मृत व्यक्ति को लेकर के जाते हैं शमशान के लिए, उसको अर्थी कहते हैं। अब शमशान और शमशान, इनमें भी अंतर है। ये लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत होता। शमशान नहीं होता, श्मशान होता है, शय आधा ही रहने वाला है, यह शुद्ध होता है। इसलिए कक्षा में बहुत सी चीजें, बहुत सी नई नई चीजें आती रहती हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। ज्ञानार्थ, ज्ञान धन अर्थ, सेवार्थ, सेवा धन अर्थ। अब मैं आपको हंसूं कि भैया आपने सेवा धन अर्थ क्यों किया, सेव धन अर्थ क्यों नहीं किया? विद्याश्रम, विद्याधन आश्रम, ज्ञानार्जन, ज्ञान धन अर्जन, ज्ञान धन अर्जन। अर्जन मानी क्या होता? संग्रह करना, प्राप्त करना, ठीक है। और एक शब्द चलता अर्चन, अर्चन मानी होता पूजा करना। शब्द युग्म साथ साथ तैयार होते जाए। अर्चन मानी संग्रह करना और अर्चन मानी पूजा करना। ऐसे नोट कर लो फटाफट। स्वानुभूति, स्वानुभूति का देखना क्या होगा? स्वधन अनुभूति। सहानुभूति का क्या होगा? सहधन अनुभूति। और रागानुराग का क्या होगा? राग धन अनुराग। और रामानुज का क्या होगा? राम धन अनुज। बड़े सरल सरल से उदाहरण है। गुरुजी संधि समझ में आई सगड़ा सही है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे देखते जाना। अनुज का अर्थ क्या होता? छोटा भाई। और एक शब्द और होता अनुग, अनुग मानी होता अनुयायी। अनु मानी पीछे, जय मानी जन्म लेने वाला, जो पीछे जन्म लेता है, छोटा भाई। अनुग, अनुग मानी, अनु मानी पीछे, गय मानी गमन करने वाला, जो पीछे पीछे गमन करता है, वो अनुयायी होता है। 2 शब्द यहाँ फिर और तैयार हो गए। अब देखो 6 शब्द नए तैयार हो गए, मुक्तावली एक नया। आगे बढ़ता हूँ। अब ये तो सबके सही हुए होंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उदाहरणों की मासूमियत बढ़ाता हूँ। देखना, आपके खैर सही होंगे, आप इंटेलिजेंट सबके सब। देखना देखना फटाफट। भयार्थ, शोकार्थ, क्षुधार्थ, नयनंबु, क्वथनांक, दिनांक। लिखते जाओ, बैठे नहीं रहना। दिनांक, भावाविष्ट, तमाविष्ट, संकटापन्न, खगाधीश। करते जाइए। मरणासन्न, दिवसावसान। एक बार ये कीजिए, वीडियो पॉज करके कीजिए, मैं उत्तर बताता हूं, फिर उत्तर चेक करना ईमानदारी के साथ, ठीक है। भयार्थ का क्या हुआ? भय धन आर्थ, भय धन आर्थ। आर्थ मानी क्या होता है? पीड़ित। आर्थ मानी क्या होता है? पीड़ित, भय से पीड़ित, भयार्थ। शोकार्थ, शोक धन आर्थ, दुख से पीड़ित। क्षुधार्थ,
क्षुधाधन आर्त, क्षुधा मानी होता भूख, भूख से पीड़ित, क्षुधार्त। नयनांबु, नयन धन अंबु, अंबु मानी जल, आंखों का जल मानी आंसू, नयनांबु किसके लिए, आंसू के लिए। क्वथनांक, क्वथन धन अंक है, जहां पानी उबलता है, क्वथनांक, वो आता है ना साइंस में ऐसा कुछ। दिनांक, दिन धन अंक। बोलो उत्तर, पहले करना। कुछ विद्यार्थी ऐसे आलसी हो सकते हैं, मैं फिर टोक रहा हूँ, तो साथ साथ उत्तर बोल करके खुद को ऐसे करें, ऐसा नहीं करना। पहले आपको सोल्व करना, फिर ही आगे वीडियो चलाना है। आपकी ये 1 घंटे की कक्षा आपका पूरा 1.5-2 घंटा लेनी चाहिए। हाँ, जब घर बैठे आपको सब ये सब चीजें मिल रही है और मस्ती से सीखना है, तो यार सच में सीखिए ना। भावाविष्ट, भाव धन आविष्ट है, भावनाओं से भरा हुआ। आविष्ट, अविष्ट नहीं, आविष्ट। तमाविष्ट, अंधेरे से घिरा हुआ। तम धन आविष्ट है। संकटापन्न, संकट धन आपन्न, घिरा हुआ है जी, संकट से घिरा हुआ। खगाधीश, खग धन अधीश, खग मानी पक्षी, अधीश मानी स्वामी, पक्षियों के स्वामी कौन, गरुड़। और मरणासन्न, मरण धन आसन्न, आसन्न मानी निकट, मृत्यु के निकट। और दिवसावसान, दिवस धन अवसान है, अवसान मानी खत्म होना। तो दिन का खत्म होना क्या होती है, सांझ होती है, सांझ होती है, संध्या होती है। ठीक है, दिवसावसान संध्या का पर्याय हो गया। ऐसे आपको अभ्यास करना है। ये तो मैंने केवल कुछ एक शब्द दिए हैं। ठीक है, बहुत लंबी कक्षा नहीं लेते हुए यहाँ मैं इसको विश्राम दूंगा, और अभ्यास हम करेंगे अगली कक्षा में। और आपको ये अभ्यास करना है एकदम मनोयोग पूर्वक। देखो, चाहते तो हम उदाहरण बता करके आगे बढ़ सकते थे और आप भी खुश होते कि ए आ के साथ मेल होने पर आ बनेगा, लेकिन जब हृदय से काम हो तब बेईमानी नहीं है, संभव नहीं होती। तो यदि हम पूर्ण ईमानदारी से काम करें तो आप भी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम कीजिए। इतने उदाहरण हम हल कर लेंगे कि आपके प्रश्न पत्र में कुछ छूटे ही ना। ये सब उदाहरण देख लीजिए यार, कहाँ दिक्कत है। हाँ, किताब सीमा, ज्यादातर उदाहरण निपटा दीजिए। फिर हम इतने टेस्ट वेस्ट के अंदर आपको सभी शब्द इतने दे देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रश्न पत्र जब समक्ष होगा तो आप में एक आत्मविश्वास जन्म लेगा, हाँ ये मेरा किया हुआ है। ठीक है, तो आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। स्वस्ति भवेत्, कल्याणमस्तु। ओके, जय हिंद।